कोई फास्ट जर्मन सीख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वही बेस्ट तरीका। तो जो भी जर्मन लैंग्वेज सीख रहा है उसका एंड गोल क्या है? वो खुद को एक्सप्रेस कर सके, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके। और ये गोल आप जितने मर्जी टाइम में करो उससे फर्क नहीं पड़ता। पिछले साल अप्रैल के अंदर मेरा A2 का कोर्स खत्म हुआ और उसके बाद 1-2 महीने के अंदर ही मैंने खुद B1 लेवल की पढ़ाई करके B1 लेवल का लेसन टाइप पास किया और ये रहे मार्क्स। अगर आपको सिर्फ पास होना है, मार्क्स का आपको इतना वो नहीं है, तो ये तरीका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी A2 तक के जितने भी वोकैब्स है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और नेक्स्ट जो आपकी B1 बुक है उसके एटलीस्ट शुरुआत के 6 से 8 चैप्टर यहाँ तक के टॉपिक्स के वोकैब आपको कवर करना है। दूसरी चीज, जो भी आप एग्जाम फिल कर रहे हैं उस एग्जाम फॉर्मेट को अच्छे से समझे। तीसरी चीज, जब भी आप रीडिंग प्रैक्टिस करें तो जो भी आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं कोशिश करें कि उसका आप कॉन्टेक्स्ट समझे। आपको वर्ड टू वर्ड समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बस पूरे का क्रक्स निकालने की कोशिश करें। यानी कि अगर आपको इस एक पेज की समरी को 2 से 5 लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो इसका क्या कंक्लूजन है, या फिर अगर आपने एक पैराग्राफ पढ़ा तो इसमें एक्चुअली एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करना हो तो पर्सन क्या कह रहा है। के साथ साथ जब मैं सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर रही थी तो मैंने एक जगह अपने सारे मार्क्स नोट डाउन कर लिए ताकि मेरे को प्रोग्रेस दिखती रहे कि मेरे कौन से पेपर में कितने मार्क्स आ रहे हैं। और साथ ही जब भी आप सैंपल पेपर अटेम्प्ट करें तो उसके बाद उसको चेक ध्यान से करें कि जो आपका आंसर गलत हुआ है वो क्यों गलत हुआ है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले, क्या आपको उसकी वोकैब नहीं समझ आई, या फिर उस वक्त आपका कंसंट्रेशन नहीं था। तीसरा, आपको समझ तो आया बट आपने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जैसे कि ओनर, म्यूसन, उस वर्ड का सिनोनिम, एंटोनिम ये सब मिस कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीजों को आपको एनालाइज करना है और उसके बाद करेक्शन करनी है ताकि जो सेम मिस्टेक यहाँ रिपीट हुई है वो एग्जाम में रिपीट ना हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको टाइमर लगा के प्रैक्टिस करनी है और एकदम शांत इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस नहीं करना, क्योंकि आप जब एग्जाम दे रहे होगे तो वहाँ पे शोर हो रहा होगा और हो सकता है कि आपको घड़ी डायरेक्ट ना दिखे, टीचर बार बार आपको रिमाइंड करवा रहे कि आधे घंटे बचे हैं, 15 मिनट बचे हैं, तो वो काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। तो इसलिए शुरुआत से प्रैक्टिस करें कि आप थोड़ा थोड़ा अलग अलग इन्वायरमेंट और डिस्ट्रैक्शन के साथ सॉल्व करें। अब हम बात करते हैं कि B1 लेसन टाइल अगर आपको अच्छे मार्क्स से पास करना है, आपको अपना लेसन स्किल इम्प्रूव करना है, तो आपको क्या क्या तरीके यूज करने चाहिए, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और एग्जाम देते वक्त आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपको रीड करने की आदत पहले से नहीं है, सिर्फ जर्मन ही नहीं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी, तो आपको रीडिंग थोड़ी बोरिंग लग सकती है। लेकिन अगर आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो तो रीडिंग पार्ट आपके बाकी सारे पार्ट्स को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि जब आप रीडिंग करते हो तो आप नए नए वर्ड स्ट्रक्चर सीखते हो, नई वोकैब सीखते हो। उसके अलावा आप समझते हो कि कैसे इसका कॉन्टेक्स्ट क्या निकल रहा है, ये सारी चीज़ें। अगर कोई मैं वर्ड बोलूँ जैसे कि ज़ेन, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट पिक्चर क्लिक होती है कि कोई चीज़ हम देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होती है रीडिंग से। तो एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बेस अच्छा हो। बेस अच्छा होने से मेरा मतलब है कि अगर आप B1 लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका A1 A2 लेवल स्पेशली उसका वोकैब पार्ट अच्छा हो। बात करते हैं कि कैसे आप अपने B1 लेसन टाइल के लिए अच्छी फाउंडेशन तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको न्यू वोकैब सीखना है। अगर आप पहले से रीडिंग नहीं करते तो आपको स्टार्ट करना है ऐसे टॉपिक्स के साथ जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। उसके बाद धीरे धीरे आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको कोई भी रैंडम टॉपिक दे देंगे। इसलिए ये जरूरी है कि जितने भी कॉमन टॉपिक्स हैं B1 लेवल के हिसाब से, उन टॉपिक्स के बारे में आपको नॉलेज हो अच्छे से। अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड वोकैब सीखने के लिए आप इन वेबसाइट्स का यूज कर सकते हो। वैसे मैंने इनमें से खुद एक तो welsh.de यूज किया था, साथ में डॉइच वेला और रेडलैंग। रेडलैंग मेरा फेवरेट था क्योंकि यहाँ पे जब आप कोई भी लेवल के हिसाब से टॉपिक पढ़ते हो और पैराग्राफ पढ़ रहे हो, आपको उसका कोई डाउट है तो सीधे उस वर्ड पे क्लिक करो और आपको वहीं पे उसका मीनिंग दिख जाएगा। और जो भी आप मीनिंग देख रहे हो उसका ऑटोमेटिक वो ऐप फ्लैश कार्ड्स बना देगा। तो ये मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। तो आप ऐसे ही इन वेबसाइट्स में से जो आपको अच्छा लगे वो वेबसाइट ट्राई कर सकते हैं। आपको हर एक वर्ड समझने की नहीं जरूरत, आपको नोटिस करना है कि कौन से ग्रामर स्ट्रक्चर यूज हुआ है। शुरुआत में आपको रीडिंग की प्रैक्टिस करने के लिए थोड़े थोड़े टाइम का टाइमर लगाना है और उसके बाद धीरे धीरे उस टाइम को इंक्रीज करते जाना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो भी आप कैप्शंस पढ़ते हो उस कैप्शन पढ़ने को आप रीडिंग टाइल के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि कैप्शन के अंदर हमें एक एक करके चीजें दिख रही है और साथ में सामने कोई वीडियो चल रही है जो कि इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग होता है। आपको जब एग्जाम में टेक्स्ट मिलेगा तो एक लंबा चौड़ा सा टेक्स्ट होगा जो कि आपको बोरिंग बहुत लगने वाला है।
तो इसलिए आपको शुरू से ही प्रॉपर टेक्स्ट रीड करने की आदत डालनी है। और आप इसकी स्टार्ट चाहो तो अपने बुक के अंदर जो भी टेक्स्ट है उससे कर सकते हो। दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर आप रीडिंग प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे हो और उसके बाद सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करते हो, लग रहा है कि यार आपकी रीडिंग स्किल तो बहुत अच्छी हो गई है, आपको शायद आप इसको कुछ टाइम के लिए पॉज पे डालना चाहिए। तो ये गलती मत करना, क्योंकि लैंग्वेज स्किल्स के अंदर ये आपकी न्यू लैंग्वेज है, कोई नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो अगर आप इससे ज़्यादा टाइम के लिए दूर जाओगे तो आपकी वो फ्लुएंसी या आपका जो वो फ्लो बना था वो टूट जाएगा, फिर से आपको ढंग से समझ नहीं आएगा। इसलिए अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करने भी लगे हो रीडिंग टाइम के अंदर, फिर भी आपको उस पर प्रॉपर टाइम देना है। यहाँ पे रीडिंग स्किल हमारी एकदम एक्सरसाइज की तरह है। देखो, जब तक आप एक्सरसाइज कर रहे हो, रोज रोज आप खुद को देखोगे, आपको शायद ना रिजल्ट दिखे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप कंपेयर करोगे रिकॉर्ड्स को तो आपको दिखेगा कि हाँ, कुछ चेंजेस तो आए हैं। और जिस तरह आप एक्सरसाइज करने के बाद कुछ टाइम तक ना करो और उसके कुछ टाइम बाद वापस स्टार्ट करो तो फिर से बॉडी पेन तो स्टार्ट होगा ही। उसी तरह अगर आपने रीडिंग टाइम की प्रैक्टिस की, उसमें बहुत अच्छे हो गए और एग्जाम आने से पहले लगा कि यार अब तो ये मेरी स्किल अच्छी है, कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, तो आपकी वापस से स्किल लो हो सकती है। तो इसलिए आपको कंसिस्टेंटली इस पर काम करना है। तो मैंने B1 लेवल की प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक्स इस्तेमाल की थी। आप चाहो तो इसके साथ साथ और भी ये सारी मार्केट में अवेलेबल है, ये देख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप सारी बुक्स खरीदो, प्लीज आप सिर्फ कोई एक बुक खरीदना। इसके अलावा बाकी बुक्स आप चाहो तो टेलीग्राम से या इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपके आसपास जो नियरेस्ट लाइब्रेरी है वहां से इशू करवा सकते हो। मैंने तो पढ़ने के लिए गोयथे इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी से बुक कर लिया था। अब आप इन बुक्स से मॉड्यूल टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो और उसको करने के बाद चेक करके जो भी करेक्शन करोगे और वहाँ पे जो आपको न्यू वोकैब्स मिलेंगे, उन वोकैब्स की आप अलग से नोटबुक बना के अपनी एक पर्सनल वोकैबलरी लिस्ट तैयार कर सकते हो। और मेक श्योर कि आप साथ में एग्जाम्पल्स भी लिखें ताकि आपको याद रहे कि वो शब्द किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। अगर आप सिर्फ वर्ड्स हवा में याद करोगे तो आपको एग्जाम के वक्त वो नहीं समझ आएगा। और एग्जाम के अंदर मोस्ट कॉमन कौन कौन से वोकैब्स है वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप अलग अलग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे और उसके अंदर जिस स्टैंडर्ड के आपको वर्ड्स मिल रहे हैं, उसी लेवल के वर्ड्स आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं। दूसरी चीज है जर्नलिंग। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये तो रीडिंग टाइल है, जर्नलिंग, राइटिंग ये कहाँ से आ गया? तो देखो, अगर आप सिर्फ लेसन टाइल यानी वोकैब्स की प्रैक्टिस किए जा रहे हो तो वहां पे आप पैसिव पढ़ाई कर रहे हो, एक्टिवली आप उन शब्द को इस्तेमाल नहीं कर रहे अनलेस एंड अनटिल आप खुद के वोकैब्स बना रहे हो। तो मैंने एक्चुअली ये चीज B2 एग्जाम के लिए इस्तेमाल की थी कि लेसन टाइल से पहले मैंने रोज डायरी एंट्री लिखना शुरू कर दी थी। उस डायरी के अंदर मैं कुछ भी टॉपिक्स लिखती थी, चाहे वो एग्जाम का स्ट्रेस हो रहा हो या फिर कुछ मैंने न्यू वोकैब स्ट्रक्चर सीखा या फिर कोई ग्रामर स्ट्रक्चर सीखा, उन सभी का इस्तेमाल करके मेरी डेली लाइफ में या फिर जो भी टॉपिक्स मैंने आज लेसन टाइल में न्यू सीखा उसको अपने शब्दों में लिखती थी। चाहे टूटा फूटा ही सही, लेकिन आप लिखना स्टार्ट करो। उससे क्या होगा, जब आप कोई वर्ड बार बार भूलोगे ना तो आपको याद आएगा कि अरे ये वर्ड मैं बार बार भूल रही थी। और जितनी जगह आप मिस्टेक करोगे आपको आपकी मिस्टेक ज़्यादा याद रहेगी। जैसे कि जब मैंने अपना B1 का एग्जाम दिया था तो एक वर्ड था परफ्यूग बार, जिसका मतलब होता है अवेलेबल। ये वर्ड मेरे को एग्जाम में याद नहीं आ रहा था, बट बिकॉज मेरे को एग्जाम में याद नहीं आया उसके बाद ये वर्ड मेरे को हमेशा के लिए याद हो गया। इसके अलावा जब मैं राइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी तो एक वर्ड है यूब्रिश, ये बार बार मैं भूल जाती थी। यूब्रिश मतलब रिमेनिंग या बचा हुआ। तो ऐसे ही कोशिश करो कि आप जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स करो उतनी ज़्यादा आपको वोकैब्स याद रहेंगे। और इनफैक्ट जो भी आपको एग्जाम का स्ट्रेस हो रहा है या जो भी आपको फीलिंग्स हो रही है कि मेरे से ये नहीं होगा या मैं फेल ना हो जाऊँ या फिर पता नहीं कैसा वोकैब आएगा, तो ये सारी चीज़ें आप अपने जर्नलिंग में लिख सकते हैं और ये आपका ब्रेन डंप की तरह भी काम करेगा और आपका स्ट्रेस अब बावन होगा। तो अब आता है एक्चुअल पार्ट की एग्जाम की प्रिपरेशन आपको करनी कैसे है। सबसे पहले आप अपनी बुक्स डिसाइड कर लो। ये रही कुछ बुक्स जो कि आप जर्मन B1 लेवल की एग्जाम प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हो। और मेक श्योर कि आप प्रीफर्म ट्रेनिंग बुक जरूर सॉल्व। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, हमेशा एग्जाम की प्रैक्टिस आप टाइमर के साथ करें, क्योंकि एग्जाम के अंदर सबसे पहले तो बोरिंग टेक्स्ट आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, आसपास आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन मिलने वाली है। इनफैक्ट हो सकता है कि आप जिस मौसम में एग्जाम दो वो मौसम ही बड़ा अनकंफर्टेबल सा हो, बहुत गर्मी लग रही हो और टीचर बार बार रिमाइंड करवा रही है कि आधे घंटे बचे हैं, 45 मिनट बचा है, 15 मिनट बचा है, 2 मिनट बचे हैं, तो वो चीज़ और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है।
इनफैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, काफी लोग जो है एग्जाम अलग अलग पार्ट्स में देते हैं कि एक दिन सिर्फ लेसन का दिया, अगले दिन कुछ और दिया, दूसरे दिन बाकी टाइप्स दिया। अगर आपने एक ही दिन में सारे टाइप्स के एग्जाम बुक किए हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक जब आप एग्जाम दोगे तो आप एग्जॉस्ट फील कर सकते हो। तो उस स्ट्रेस लेने की प्रैक्टिस आपको पहले से ही करना है। इसके साथ साथ जो आपने अपनी वोकैब नोटबुक बनाई है उसके अंदर सिनोनिम्स जरूर ऐड करें और बार बार अपने वोकैब लिस्ट को रिवाइज करें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी सब्जेक्ट की नॉलेज होना और किसी सब्जेक्ट का एग्जाम पास कर पाना, ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। हो सकता है आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी हो, बट अगर आप अपनी नॉलेज को प्रेजेंट ही ना कर पाओ तो सामने वाले को कैसे पता कि आपके पास सच में नॉलेज है। इसलिए आप जो भी एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हो उस एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक्स होती है, उन ट्रिक्स को सीखना और इम्प्लीमेंट करना ये इम्पोर्टेंट है। जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे होगे तो वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वाला टाइल आपके लिए आसान है बट ये वाले टाइल में आप बार बार फंस रहे हो। तो उस हिसाब से आपको अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनानी है जो कि आपके लिए काम करेगी। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जब B1 एग्जाम दिया था तो मैंने सबसे पहले थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट किया, उसके बाद सेकंड और फर्स्ट, मैंने ऐसा कुछ सीक्वेंस रखा क्योंकि उस टाइम पे मेरा ऐसा था कि यार पहले अगर मैं आसान वाले कर लूँ तो मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार हो सकता है। बट जब मैंने B2 लेवल का एग्जाम दिया तो मैंने अपोजिट स्ट्रेटेजी यूज की, क्योंकि B2 के अंदर अगर मैं सबसे मुश्किल वाला लास्ट में कर रही थी तो मेरे को लग रहा था कि यार लास्ट में मेरे ऊपर ऑलरेडी टाइम प्रेशर है कि टाइम खत्म होने वाला है और उस टाइम मैं सबसे मुश्किल करूँ वो मुझसे हो नहीं रहा। तो उस टाइम मैंने अलग स्ट्रेटेजी यूज की। तो इसलिए जो स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करे उसको प्रैक्टिस में पहले तो इम्प्लीमेंट करो। आप अलग अलग जगह से सुन रहे हो कि ये पहले करो वो पहले करो, आप उसको इम्प्लीमेंट तो करो, आपके लिए वो वर्क कर रही है। अगर हाँ तो आप उसी स्ट्रेटेजी को एग्जाम में यूज करो, सडन चेंजेस मत करो। आपके लिए जो वर्क करता है वो आपको करना है। अगर आप एग्जाम में पैनिक कर रहे हो तो सबसे पहले वो पार्ट करो जो कि आपको इजी लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एग्जाम के अंदर आप जो मर्जी चाहे वो क्वेश्चन पेपर पे लिख सकते हो, कोई आपको नहीं रोकने वाला। तो एग्जाम के अंदर सबसे पहले कुछ एक्सेप्शन वर्ड्स होते हैं जैसे कि मोडाल वर्ब हो गया या फिर सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स, नेस्ट, ऐसी चीजें आपको अंडरलाइन कर लेनी है। और एग्जाम में ध्यान देना है कि जितने भी कीवर्ड्स हैं जो पूछा जा रहा है उसको आप ऑलरेडी अंडरलाइन कर लो ताकि आपको आंसर ढूंढने में आसानी हो। और उसके बाद जब आप OMR शीट लास्ट में फिल कर रहे हो, आंटवर्ड बोगन यानी, तो उसको आप बहुत ध्यान से फिल करो, उसमें ज्यादा काटा पीटे मिस्टेक मत करना। अगर आपने मान लो अपने क्वेश्चन पेपर में सही सही टिक किया, जब आंसर शीट पे उसको ट्रांसफर किया तो गलत इधर उधर मार्क कर दिए तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान से आंसर शीट को फिल करें। हो सके तो एग्जाम से कुछ दिनों पहले से आप आंटवर्ड बोगन के अंदर अपने आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें। एग्जाम में आंसर सॉल्व करते हुए कुछ ही आप छोटे छोटे ट्रिक्स यूज कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको चीजें नहीं समझ आ रही तो उनके अंदर देखो कि ये आंसर तो नहीं हो सकता, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करो। दूसरा तरीका है कि जब आप ऑप्शंस देख रहे हो और पैराग्राफ पढ़ रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शंस के अंदर कोई न्यू इंफॉर्मेशन ऐड हो गई है, यानी वो पॉइंट तो आंसर नहीं हो सकता। इसके साथ साथ अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो, आपको लग रहा है कि यार यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, आंसर मिल रहा है, उसको स्किप कर दो। उसी के अंदर आपको सारा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, आपको उन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है जो आप जल्दी जल्दी कर सकते हो, और जो नहीं हो रहा उसको लास्ट के लिए छोड़ दो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको कोई भी आंसर छोड़ के नहीं आना। जो आपको लगे कि नहीं हो रहा उस पर रैंडम तुक्का लगा दो, कुछ तो होगा, क्या पता वो तुक्के सही हो जाए, क्या पता ना भी होए, बट एटलीस्ट खाली आपको नहीं छोड़ना। एग्जाम देखो अलग सेट ऑफ चैलेंजेस है, तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो जितना हो सके कॉम्प्लेक्स चीजें प्रैक्टिस करो, या फिर जितनी हो सके प्रैक्टिस करते वक्त मिस्टेक करो, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस में ऑलरेडी मुश्किल चीजें कर लोगे तो एग्जाम आपको थोड़ा आसान लगेगा। आप सुबह सुबह एग्जाम देने जा रहे हो या जब भी एग्जाम देने जा रहे हो तो उससे पहले थोड़ा दिमाग आप शांत कर सकते हो। इसके लिए आप अपने हिसाब से कोई म्यूजिक सुन सकते हो या थोड़ी देर पढ़ाई कर सकते हो, जो आपके लिए बेस्ट लगे वो कर सकते हो। बस यह है कि कुछ तड़क भड़क वाली चीजें मत देखना कि आप फोकस ही ना कर पाओ एग्जाम में जाके, तो वो चीज़ आप अपना ध्यान रखना। इसके साथ साथ नींद पूरी कर लेना, खाना वाना भूख लगे तो खा के जाना, क्योंकि वहाँ फिर टीचर्स अगर खाएंगी या चाय पियेंगी तो आपको भूख लग जाएगी और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। अभी तक हमने जो भी बात की उन सभी का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, माइंडसेट। अगर आपने एग्जाम की प्रैक्टिस की है और आपको उसमें लग रहा है कि यार ये तो मुश्किल है, पासिंग मार्क्स तो बन ही नहीं रहे एग्जाम में, और आप पहले ही नेगेटिव हो गए कि यार मुझसे हो ही नहीं पाएगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, तो इससे देखो फायदा तो कुछ नहीं होने वाला। तो इससे बेटर है कि आप थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हो जाओ
ऑप्टिमिस्टिक होके एक्शंस लो। और एग्जाम के अंदर ये बहुत जरूरी है कि आप एक राइट माइंडसेट के साथ एग्जाम दो, क्योंकि देखो एग्जाम के अंदर कुछ ऐसा फेज आपका आएगा जब आपको लगेगा कि यार ये सॉल्व ही नहीं हो रहा, कोई आंसर ही नहीं मिल रहा, पूरा पेपर ही मुश्किल है। तो जब आप इस स्टेज में जा रहे हो तो वापस खींच के लाना कि नहीं, एग्जाम कौन पास करते हैं, इंसान पास करते हैं, आप भी इंसान हो जाएगा। बेस्ट तैयारी करके गए हो, उसके बाद एग्जाम के अंदर आपको कुछ नहीं आ रहा तो सिंपल सीधा साधा खुद को बोलो जो आपको नहीं आता वो किसी को नहीं आता, और उस वक्त तो करो यार, खुद को बार बार बोलो अरे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। क्योंकि जब आप पॉजिटिव माइंडसेट पे आओगे तो एटलीस्ट आपका दिमाग इतना तो चलेगा कि इसका आंसर मुझसे हो जाएगा, कैसे पता नहीं, थोड़ा कोशिश करते हैं। तो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस ड्यूरिंग एग्जाम। देखो नेगेटिव सोच के वैसे भी कुछ नहीं होना, तो इसलिए कुछ पॉजिटिव भी पिक कर लेते हैं। और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपको एक्शन लेना है। के लिए कोई और बैठ के पढ़ाई भी नहीं कर सकता, दैट्स द प्रॉब्लम। और ना ही आपके पास डोरेमोन वाली ब्रेड है जो आप चिपकाओगे और आपको सारे वोकैब्स याद हो जाएंगे। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है पढ़ने का, तो आप एक्शन जरूर लेना, चाहे आप कुछ भी सोच रहे हो। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि मैंने 1 महीने में ये कर लिया या फिर 1 साल में A1 से B2 खत्म कर लिया, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में, मतलब कि उनका लेवल पूरा हो गया। तो वहां से आपको खुद को कंपेयर नहीं करना, क्योंकि देखो चाहे आप 1 साल में करो, 2 साल में करो, 4 महीने में करो, सबके पास डिग्री तो एक ही आनी है। चाहे आप 1 बार में एग्जाम पास करो, 2 बार में करो, बट डिग्री जब आपके पास आएगी, लैंग्वेज सर्टिफिकेट आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वो लैंग्वेज बोल सकते हो। आपके लिए जरूरी यह है कि आप खुद के ऊपर ध्यान दो बिना कंपेयर किए। अगर कोई फास्ट जर्मन सीख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वही बेस्ट तरीका। तो जो भी जर्मन लैंग्वेज सीख रहा है उसका एंड गोल क्या है, वो खुद को एक्सप्रेस कर सके, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके। और ये गोल आप जितने मर्जी टाइम में करो उससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको खुद को रिमाइंड करवाना है कि आप ये लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हो, और इस लैंग्वेज स्किल को अचीव करने के बाद आपके पास क्या चीजें आएंगी, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, और वही है आपका इकलौता मोटिवेशन। एग्जाम आपका एक सरप्राइज अटैक है, जो कि आपको पता है कि सरप्राइज अटैक है, तो इसलिए आप सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, ओनली प्रैक्टिस। फील हेल्प फॉर फ्यूर दी प्रूफ होम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए danke schön, cheers, बाय बाय, साइनिंग ऑफ, सुरुचि राय।